गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 8 तारीख का द हिंदू का एक एडिटोरियल आपके साथ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और ये एक्चुअली जो आरबीआई की मॉनेटरी रिपोर्ट थी उस पर ये आधारित है। आप सबको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आपका सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारा सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी का बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। तभी कल या परसों, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद कल ही या परसों उन्होंने दास साहब ने अपनी ये रिपोर्ट रखी थी, उसी पे आधारित है। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा जो आज का स्पेशल कोट है, कोटेशन है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव। मैंने आपको क्लास में और वैसे भी कई बार बताया है, देखो इसमें दोनों के बीच में कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड है। आप बीच में आप सेमी कॉलन डाल सकते हैं, कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन, ठीक है। ये कंजक्शन नहीं है, इसलिए बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव। जो आपके पास में है उसके लिए आप को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर का। और किसका दोगे, है ना, आपका, ईश्वर का। यू विल एंड अप हैविंग मोर। और उससे क्या होगा कि बाद में, एंड अप का मतलब होता है बाद में, लास्ट में आपके पास में खूब सारा होगा। इफ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, अगर आपका ध्यान इस पर रहेगा कि आपके पास में क्या नहीं है, तो उसमें आगे लिखा है यू विल नेवर हैव इनफ। आपके पास में कभी पर्याप्त चीजें नहीं होंगी। बड़ा सुंदर सा कोट है। इसमें एक क्या कहते हैं उसको, अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन का भी भाव है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी होनी चाहिए। जो है आपके पास में उसके लिए भगवान को धन्यवाद को, ठीक है ना। और इसमें आपका ध्यान रहेगा कि आपके पास में क्या नहीं है, तो आपके पास में कभी भी पर्याप्त चीज़ें नहीं होंगी। बड़ा सुंदर सा कोट है, जीवन में भी अपनाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं आज के इस एडिटोरियल पे। इसका हेडलाइन है अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपको सबको आता है, इसका अर्थ होता है कि अनिश्चितता। और देखो दो शब्द हैं इसमें, ये दोनों बड़े खतरनाक शब्द हैं। तो इसकी हेडलाइन से आपको पता लग जाना चाहिए कि इस पैसेज में, ये जो छोटा सा पैसेज है, न्यूज़ आइटम है, एडिटोरियल पीस है, इसमें क्या होगा। तो उसके हेडलाइन में क्या रखा, अलर्ट। अलर्ट कब करते हैं अपन किसी को, ठीक है आपका, जब कोई चीज़ें खतरनाक सामने आ रही हो, तो दैट इज कॉल्ड अलर्ट, ठीक है ना। अपन कहते हैं ना फ्लड अलर्ट हो गया, इसका बॉम्ब का अलर्ट है ना, आपका कोरोना का अलर्ट है, ठीक है। और अमिड का मतलब बीच में। तो दोनों शब्द बड़े खतरनाक हैं। चारों तरफ इसका मतलब क्या पता, एक ही सेंटेंस में आप पूरा जान सकते हो कि इस पैसेज में क्या लिखा होगा। चारों तरफ अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। और इसको बच्चों, कभी भी आपने इसका स्पेलिंग गलत मत लिखना। कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, अनसर्टेनिटी। ये नीति नहीं है, रहने लग जाएगी, खुद ही रहने कहाँ से दिखेगी आपको, है ना। देखिए स्पेलिंग गलत है बच्चों, ये इसको प्रोनाउंस पे ढंग से क्या करो, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनिश्चितता, ठीक है। अनिश्चितता के बीच में खतरा। कितना खतरनाक हेडिंग है, देखो आप, खतरे का अलर्ट है। और इसके थोड़ा बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा इतना नॉलेज होना चाहिए कि आरबीआई जब कभी भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बोलती है, अपनी रिपोर्ट सामने रखती है, जनता के सामने, सबके सामने, सरकार के सामने। और जब इकोनॉमी की हालत बुरी हो, जो अभी हाल में है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता अपने देश का क्या होगा, तो ये कुछ भी हो, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने रेपो रेट वगैरह को थोड़ा सा कम करे, सीआरआर को आपका कम करे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे लोगों को लोन देने में आसानी होगी। लेकिन ऐसा आरबीआई ने किया नहीं। क्यों नहीं किया, वो आपको इसमें मिलेगा। लेकिन इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कितनी बुरी हालत है हम लोगों की। और इस में क्या लिखा हुआ है, ये आपकी सब हेडलाइन है, द आरबीआई होल्ड्स इंटरेस्ट रेट्स। होल्ड का मतलब क्या हुआ, उसको उसी लेवल पे बना के रखना। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, पकड़े बैठ गया हो,
और उसके लिए उन्होंने क्या चिंताएं बताई। साइट का मतलब होता है टू स्टेट, कंसर्न्स का अर्थ होता है वरीज। ऐसा क्यों किया उसने? साइट का अर्थ होता है टू स्टेट, टू से, टू स्टेट, है ना, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। साइट एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने ये कहते हुए, मतलब ये चिंता जाहिर करते हुए, किसके बारे में? इन्फ्लेशन के बारे में। तो अपनी आउटलुक है, आउटलुक मतलब फ्यूचर का जो व्यू बन रहा है इन्फ्लेशन का, उसको उसके ऊपर चिंता दर्शाते हुए, उसके ऊपर चिंता करते हुए आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज सबसे उम्मीद थी कि ये शायद कम करेगा, तो उसे जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, इकोनॉमिक हालत बुरी है तो इकोनॉमी चल पड़ेगी, छोटा मोटे लोग लोन लेके अपना काज शुरू कर देंगे। आई होप कि इट इज़ क्लियर। तो ये जो हेडलाइन है और सब हेडलाइन है, इसी से पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। एनीवे, आगे बढ़िए। द आरबीआई हैज़ प्रूडेंटली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंटली। प्रूडेंट उस आदमी को कहते हैं कि जो हर काम को सोच विचार के करता है, ठीक है, ठीक है। प्रूडेंट इज अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल इन एवरीथिंग, चलो। केयरफुल, इसका मीनिंग केयरफुल हो जाता है, केयरफुल, है ना, थॉटफुल, सोच विचार के जो काम करता है, ठीक है। इज अ प्रूडेंट स्टूडेंट। अगर जो प्रूडेंट स्टूडेंट होगा तो एग्जाम के आने की डेट की इंतजार नहीं करेगा, वो बहुत पहले से तैयारी करनी शुरू कर देगा, ठीक है। और इसका जो एडवर्ब है एडजेक्टिव का, वो आपका प्रूडेंटली है। आपको पता ही है कि एडवर्ब बनता कैसे है, तो एडजेक्टिव के बाद में एलवाई लगा दे तो आपका एडवर्ब बन गया प्रूडेंटली। और इसका अर्थ होता है केयरफुली, थॉटफुली, सोच विचार करके, ठीक है। इसका एक फ्रेज बना के देता हूँ, टू स्पेंड मनी प्रूडेंटली, ठीक है। इस स्टेट में, इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं, तो हमको पैसा वगैरह बहुत ही ध्यान से, केयरफुली खर्च करना चाहिए, है ना, कि नहीं? यही इसका मीनिंग भी हो गया। यू शुड स्पेंड मनी प्रूडेंटली, ठीक है ना। ओनली देन वी कैन बी सेव्ड। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी हमारे यहाँ। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 14, ठीक है। आई होप कि आप प्रूडेंटली वर्ड इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। यू शुड यूज दिस रिसोर्सेज प्रूडेंटली, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं। हाँ, रिप्लेनिश का अर्थ होता है उनको वापस भरना। ओह गॉड, टू मेकअप किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। सबको पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जब उसमें जो रिसोर्सेज में से हम कुछ खर्च करते हैं, ठीक है, तो वापस कुछ जाता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। जैसे कॉपर निकाल रहे हो आप, आयरन निकाल रहे हो, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो रिसोर्सेज होते हैं, वी शुड यूज़ देम, यूटिलाइज देम प्रूडेंटली, ठीक है, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा बच सके। एनीवे, the RBI has prudently decided to keep its powder dry. अब देखो, एक फ्रेज है टू कीप one's powder dry। तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी सीखने के लिए भी हैं, ठीक है। और इसी तरह से समझ के फिर आप अपने पैराग्राफ में आरसी के अंदर अच्छा कर सकते हो। इसमें आपको एक इंग्लिश में कहावत है, मैंने कई बार क्लास में भी इस्तेमाल किया है, फ्रेज है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ होता है, कोई पैराग्राफ है, कोई सेंटेंस है, उसके बीच में, लाइन के बीच में तो सफ़ेद है, स्पेस है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि जो मीनिंग छुपा हुआ है उस मीनिंग को समझना। जो शब्द कन्वे कर रहे हैं मीनिंग, उसके अलावा और दूसरे मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अगर ये लिखा हुआ है इसमें कि आरबीआई ने सोच समझकर अपने पाउडर को ड्राई रखा है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए। ये पाउडर का मतलब यहाँ पर आपका गन पाउडर है, ये आपको बता दूँ, ठीक है। और सॉरी, पाउडर लिखना भूल गया मैं इसमें। ये पाउडर आपका गन पाउडर है। एंड व्हेन डू यू कीप इट ड्राई? आपको जब युद्ध में जाना पड़ता है, पुराने ज़माने से लिया है फ्रेज है ये, तो कई बार बरसात के कारण
आपका जो गन पाउडर है, जिसको बारूद कहते हैं, उसमें नमी आ जाती है। लेकिन युद्ध के मैदान में आप जा रहे हो तो अपने पाउडर को आपको धूप में सुखा के, कुछ भी करके उसको सुखाना पड़ेगा, ताकि युद्ध के मैदान में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आपका जो गन पाउडर है, आपका बारूद है, उसमें नमी आ रखी है, तो वो फायर नहीं होगा। मेरी बात समझ के पता है इसका अर्थ क्या है? अब व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से टू रीड बिटवीन द लाइंस? तो अगर ये कि आप ये लिस्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई ने बहुत समझदारी से फिलहाल अपने पाउडर को ड्राई रखने का डिसाइड किया है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि आने वाला बहुत ही कठिन समय है, वो युद्ध के बराबर होगा। तो अभी फिलहाल इसको अपन कम नहीं करते हैं। किसको? रेपो रेट को या रिवर्स रेपो रेट वगैरह को कम नहीं करते हैं, बैंक रेट वगैरह को कम कर देंगे तो क्या होगा? आप जो आपके पास में बारूद है वो पहले खर्च कर लोगे। इससे ये भी आपको रीड बिटवीन द लाइंस में अर्थ निकलता है कि आरबीआई भी चिंतित है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब होने वाली है, और जब ऐसी हो जाएगी तब वो, क्योंकि वैसे बहुत कम है ये, इसमें कोई 4 साढ़े 4 तो पहुंचा हुआ है आपको। अब आपके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सब समझना है, ये खाली शब्दों को पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि आरबीआई हैज प्रूडेंटली डिसाइडेड टू कीप इट्स पाउडर ड्राई? तो क्या उम्मीद कर रहा है आने वाले भविष्य में? वो क्या देख रहा है? तो आरबीआई आने वाले भविष्य में ये देख रहा है कि और भी परिस्थिति विकट हो सकती है, तो अपने पाउडर को ड्राई रखो। ठीक है, पाउडर ड्राई का यहाँ पर एक तरह का भावार्थ है कि ये चीज़ें अपने हाथ में रखो। और अभी अगर आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह जैसी बैंक रेट वगैरह कम कर दी, तो फिर आगे क्या करोगे आप? तो युद्ध कैसे लड़ोगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीआई खुद कह रहा है कि आने वाले समय में हमको युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये युद्ध आपका चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ में नहीं है, बल्कि खराब इकोनॉमिक कंडीशन के साथ में हमको लड़ना पड़ेगा। आई होप कि अब आपको समझ आ गया। और उसके लिए क्या किया उसने? साइट का मतलब अगेन फिर कहना, द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी दैट करेक्टराइजेज, या करेक्टराइज कर होता है डिस्क्राइब करना, तो ना आपका किसी को परिभाषित करना आप। और उसने ये कहा कि जो करंट आउटलुक है, आउटलुक का अर्थ होता है फ्यूचर का व्यू, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो फ्यूचर का व्यू है, आउटलुक है, ठीक है, उसके अंदर एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है, बहुत ही जबरदस्त अनिश्चितता है। तो पता नहीं क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देते हुए, ये कहते हुए आरबीआई ने बहुत ही केयरफुली अपने पाउडर को ड्राई रखने का निर्णय लिया। यानी आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह में कोई कमी नहीं की। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपने पढ़ के समझना उसको कि क्या कहा जा रहा है, क्या उसका अर्थ है। आगे बढ़िए। ऑब्जर्व कर देखना होता है, ऑब्जर्विंग दैट द अनप्रेसिडेंटेड शॉक, ये मैंने कई बार आपको वर्ड कराया हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ होता है कि विच हैज नो प्रीवियस एग्जाम्पल, ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड भैया। अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ होता है कि जिसका पहले कोई उदाहरण ना हो। प्रेसिडेंट का उदाहरण होता है, यानी ऐसी कोई चीज जो ऐसे कभी नहीं हुई। जैसे आपका काजीकोट में जो आपका विमान हादसा हुआ, ऐसा पहले कभी ना। इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द एविएशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि किसी विमान के 2 टुकड़े हो गए हैं। ठीक है ना आपका। वी हैड अनप्रेसिडेंटेड रेन्स दिस ईयर, और चारों तरफ बाढ़ की स्थिति है, कितने हालात खराब हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये 2020 जो है सारी प्रॉब्लम लेके आया है। ठीक है, इधर इकोनॉमी की हालत ख़राब है, पैंडेमिक से आपके 1000 लोग मर चुके हैं। हाँ, चारों तरफ बाढ़ है, कहीं आग लगी हुई है, ऊपर से आपका जंतु आ रहे हैं, लोकस्ट आ रहे हैं, टिड्डियाँ आ रही हैं। मतलब इधर चाइना के साथ प्रॉब्लम है, उधर पाकिस्तान आपके बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है। मतलब चारों तरफ से ऐसी विकट परिस्थिति बनी हुई जिसकी हद नहीं है। अगर आपने कहना है कि वी हैड अनप्रेसिडेंटेड रेन्स दिस ईयर, एक सेकंड,
इसका मीनिंग समझ आओगे ना आप। इस साल हमारे यहाँ ऐसी बारिश हुई है, बारिशें हुई है, रेन और रेंज में कोई फर्क नहीं है। अगर रुक गई रेंज तो दोबारा होती है तो फिर वो ट्रू फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। और एक ही रेन नहीं होती, बहुत सारी रेंज होती हैं। अभी बरसा 15 दिन बाद, फिर बरसा 4-5 दिन, 8-10 दिन, जो तभी ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आरबीआई ने ये देखते हुए कि पैंडेमिक ने जो एक अनप्रेसिडेंटेड शॉक दिया है, ठीक है ना, आपका एक सदमा दिया है, धक्का दिया है, ठीक है, इसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है। इफ़ यू लीव समथिंग स्ट्रेस्ड, ठीक है ना आपका, तो उसमें वो स्ट्रेस में आ जाती है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस में आ रही है, स्ट्रेस मतलब दबाव में, ठीक है। और उसका मेन कारण क्या है? ये है अनप्रेसिडेंटेड शॉक। किससे? पैंडेमिक से। सारे बिजनेस खत्म हो गए हैं, ठीक है, धंधा ही नहीं चल रहा, खाने की चीज़ों के अलावा कुछ नहीं बिक रहा है, हाँ, लगातार नौकरियां जा रही हैं। बड़ा खतरनाक है पैंडेमिक, खतरनाक अपने आप में, बहुत खतरनाक है। ऊपर से बरसात, सोचा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा करेगा, हालांकि अच्छा ही करेगा अभी भी, लेकिन कई जगह बरसातों के कारण हमारी खेती बर्बाद हो गई है, तो वो भी एक तरह का इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आई होप कि अब समझ आ गया। तो इस अनप्रेसिडेंटेड शॉक, ये जो धक्का लगा है, जिसका पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, उसके कारण हमारी पूरी इकोनॉमी स्ट्रेस में आ गई है, ठीक है। द आरबीआई सेड दैट व्हाइल द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकॉग्नाइज्ड द प्राइमेसी का अर्थ होता है सुपरमेसी, इंपॉर्टेंस, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस कॉल्ड प्राइमेसी ऑफ सपोर्टिंग अ रिकवरी। हालांकि आरबीआई ने कहा कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने इस बात की महत्व को, प्राइमेसी का अर्थ होता है इंपॉर्टेंस, ग्रेट इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड प्राइमेसी, इसको सुपरमेसी भी कह सकते हो आप, क्या ना आपका, हाई इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। उसको समझा कमेटी ने, और इसमें हमको इस रिकवरी को, यानी इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हो, और कोई रिकवरी नहीं, इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा उन्होंने अपना शायद विचार दिया होगा। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो रिकवरी को सपोर्ट कैसे करेगा? एक ही तरीका उसके पास में है कि मार्केट में कैश की जो लिक्विडिटी होती है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी ऑफ कैश, उसको बढ़ा देगा, ठीक है ना आपका, उसको कहते हैं आपका मुद्रा की तरलता। तो मुद्रा आसानी से सस्ते भाव में अवेलेबल होगी। अगर हालात पैंडेमिक के नहीं होते तो ये कर भी देते शायद, और इकोनॉमी सुधर जाती है, ठीक है ना। अभी तो आगे लिखो, पढ़ने में आएगा, मैं तो वैसे मुझे पता है, पढ़ता रहता हूँ। बैंक दे नहीं रहे हैं और लेने वाले ले नहीं रहे हैं, ये स्थिति आ रखी है, ठीक है ना आपको। आई होप कि समझ आ गया। तो आरबीआई ने कहा कि हमारी जो कमेटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसने रिकवरी को सपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, हमको अभी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में इट वाज नेसेसरीली, आवश्यक रूप से, माइंडफुल का तो होता है थॉटफुल, ठीक है, ऑफ इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट का तो होता है सरकारी आदेश, इसको सरकार से आदेश मिलते हैं, ठीक है, या उसको वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। अगर आप मुद्रा की तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन पहले से ही ज़्यादा है, तो इसका भी उन्होंने ध्यान रखना है कि यही तो हमारा काम है। मैंडेट के कई अर्थ होते हैं, मैंडेट का एक अर्थ जनादेश होता है। बीजेपी गॉट द मैंडेट टू रन द कंट्री, ठीक है आपका, मैंडेट का मतलब जनादेश देना भी होता है। बीजेपी इज मैंडेटेड टू रन द कंट्री, लेकिन आरबीआई का मैंडेट से अर्थ जनादेश नहीं है, ठीक है। मैंडेट का अर्थ है जो इनका कार्य है। तो हमारी कार्य है कि इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल में करना है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये हमारा मैंडेट है। अगर नहीं हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं हुआ, तो हमारा जो कार्य है, हमारा मेन काम यही तो है, तो इन्फ्लेशन को कम करने का, ठीक है ना, उनके पास में टूल्स हैं ये, ठीक है। मुद्रा की तरलता कम कर दो, वो कब होती है? जब आप रेपो रेट वगैरह बढ़ा दो, और आपने तरलता बढ़ानी हो तो उनको कम कर दो, सीधे से बात है। इसी से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी ये विचार तो था कि हमको इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कैसे करते हैं ये आपने समझना है कि वो इन रेट्स को कम करके करते हैं, लेकिन साथ में वो इसके बारे में भी सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो हमारा मैंडेट, हमारा मेन कार्य है। तो अगर ये इनको रेटों कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो कहेंगे आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, सब लोग यही कहेंगे, ठीक है।
द पिक्चर ऑन प्राइसेस इज क्लाउडेड, क्लाउडेड मतलब धुंधली है, प्राइसेस के ऊपर जो पिक्चर है कीमतों की वो धुंधली है। किसके कारण? क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, कितना टैक्स आएगा, कितना एग्रीकल्चर आउटपुट होगा, कितनी फैक्ट्रियां, और बहुत सारी लफड़े हैं ये, ठीक है। तो उसने कहा कि जो प्राइसेस क्या रहेंगे उसके बारे में पहले से पूरा अनुमान करना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि चारों तरफ अनसर्टेनिटीज हैं। हाँ, वाइल द प्रोविजनल जून सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1% हैड एज्ड ओवर द अपर बाउंड। एज्ड ओवर का अर्थ होता है थोड़ा सा आगे निकल जाना। अपर बाउंड का, मेरे वीडियो को दोबारा सुनना एक एक शब्द को, ठीक है, जरूर नहीं मैं लिखूँ, बहुत सिंपल वर्ड है। अपर बाउंड का तो अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ द मैंडेटेड, मैंडेटेड का अर्थ क्या हो गया? जो इनका कार्य है, जो इनको आदेश है। मीडियम टर्म गोल ऑफ 4%, ठीक है, प्लस माइनस 2%। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका ये मेन कार्य है। अगर मेन कार्य नहीं रहेगा तो इनकी जो तनख्वाह लेते हैं वो भी बेकार हो जाएगी ना। तो इनका मेन काम है कि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखना, ठीक है, और 4% में आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस 2%। इसका मतलब क्या हुआ? 2% भी रह सकती है और 6% भी रह सकती है, लेकिन फिलहाल वो कह रहा है तभी तक एज्ड ओवर। एज का मतलब थोड़ा सा आगे निकलना, ठीक है। अभी ये 6.1% हो गई है। अब साधारण व्यक्तियों के लिए 0.1% मायने नहीं रखता, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको पता है ये 1.1% भी खतरनाक है, इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनको 6 के अंदर अंदर रखना था, लेकिन ऊपर निकल गई है, ठीक है। एज्ड ओवर मीन्स ये थोड़ा सा आगे निकल गई है ऊपर की लिमिट से, ठीक है। और इनका मैंडेटेड जो आपका मीडियम टर्म गोल था वो था 4% का प्लस माइनस 2%। फिर आगे लिखा हुआ है स्पाइक। स्पाइक का मतलब आपका एकदम इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड स्पाइक, तेज बढ़ोतरी। शार्प इंक्रीज इज कॉल्ड स्पाइक। कभी करंट का तेज वो भी आ जाता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड स्पाइक, शार्प इंक्रीज, ठीक है ना, आप उसको कहते हैं स्पाइक। स्पाइक इन फूड प्राइसेस एज वेल एज कॉस्ट पुश प्रेशर्स। कॉस्ट पुश हो गए, उसके जो प्रेशर थे। अब कॉस्ट पुश प्रेशर से क्या मतलब आपका? ये थोड़ा इकोनॉमिक्स की बातें भी आपको समझ आनी चाहिए। आपके पास में काम करने वाले नहीं हैं, आने जाने के साधन सीमित थे, अब सीमित अभी हैं, लेकिन आपके डीजल और इनका कीमतें बढ़ गई हैं, रेलवे के अंदर फ्लाइट चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो ये लागत के मूल्य बढ़ जाएंगे, ठीक है। और लिखा भी आगे फ्रॉम हायर ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ट्रांसपोर्ट फ्यूल के अंदर बढ़ोतरी के कारण इसमें कॉस्ट पुश आ गई है, कॉस्ट आगे धकेल दी गई है, प्रेशर आ गया इनमें अब। और रॉ मटेरियल महंगा हो गया। रॉ मटेरियल प्राइसेस वर कंबाइनिंग टू ऑब्सक्योर ढकना, छुपाना द इन्फ्लेशन आउटलुक। भविष्य में इन्फ्लेशन क्या हाल होंगे उसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्यों? ये सब चीज़ें अनसर्टेन है। कल अगर सरकार चाहे तो अगर वो डीजल की कीमतें कम कर देगी तो इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। और यहाँ ऑब्सक्योर का मतलब होता है ढकना, हाइड करना, लेकिन इसमें ऑब्सक्योर का जो फिगरेटिव अर्थ है कि इसका अर्थ हो गया कि जो इन्फ्लेशन की हमारी फ्यूचर का व्यू है, ठीक है ना, आपका वो ढका हुआ है, वो धुंधला है, देख नहीं पा रहे हम उनको कि क्या होगा। और जब इकोनॉमी ठीक चलती है, पेंडेमिक ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो अब आंकड़ों की मदद से हर चीज़ को आप पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हैं। ये इनका अर्थ है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट लाइन पे चलिए। वॉविंग मीन्स प्रॉमिस करते हुए। वॉ मीन्स प्रॉमिस करना होता है। वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। वाव आपका नाउन और वर्ब दोनों है। He has taken a vow, इसने तो कसम खाई है, to take revenge, ठीक है। और वाव आपका नाउन भी है, सॉरी वर्ब भी है। He has vowed, यानी उसने कसम खाई है। He has taken a pledge not to drink again, कि दोबारा दारू वो नहीं पिएगा। ओके। और मैरिज वॉव्स का अर्थ होता है शादी की कस्में। इसे बोल सकते हो आप किसी को, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक योर मैरिज वॉव्स। इसका अर्थ हो जाता है कि आप शादी कब करने वाले हो, ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या होगा।
क्योंकि हर चीज अनसर्टेन है, कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। कुछ फैक्ट्रियाँ शुरू होनी है, आप मजदूर नहीं, मजदूर वापस चले गए, कुछ वापस आ रहे हैं, कईयों को कोरोना हो गया है, कई क्वारंटीन में, मतलब एक की प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। फिर अगर फैक्ट्री चालू करोगे तो वहाँ पर फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। बड़ी जगह में कैसे होगा, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। वॉविंग टू इंश्योर दैट द पॉलिसी स्टांस का तो रुख, स्टांस का अर्थ होता है रुख, रुख समझते हो आप, पॉस्चर। क्रिकेट में कहता ना आपका, इसका अजीब सा, उसका तो क्या नाम था उसका, वेस्ट इंडियन एक बैट्समैन था, नाम भूल जाता हूँ, उसके आँख के नीचे काला सा लगाता था वो, ठीक है ना, तो उसकी बड़ी अजीब सी स्टांस थी। स्टांस मीन्स वे ऑफ स्टैंडिंग या पॉस्चर, रुख, ठीक है। तो कह रहा है जो पॉलिसी का जो रुख है रिमेन्स, लेकिन अभी भी हमारी जो पॉलिसी है उसका जो रुख है वो एकोमोडेटिव है। एकोमोडेटिंग का अर्थ होता है, ठीक है, विलिंग टू हेल्प। हम अभी भी एकोमोडेटिव हैं, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, विलिंग टू हेल्प, एकोमोडेट करना, हेल्प करना, ये सब वर्ड आना आपको आने चाहिए। स्टांस रुख हमारा वही है, ऐसा नहीं अभी नहीं किया हमने क्योंकि ऐसा सिचुएशन ऐसी है, लेकिन अदरवाइज हमारा जो रुख है वो एकोमोडेटिव है। हम लोगों को मदद करेंगे, बिजनेसेस को मदद करेंगे, ठीक है, और ताकि देश की इकोनॉमी अलग थोड़ी होती है, ना, आपका इंडिविजुअल बिजनेसमैन की जो उनका धंधा होता है उससे देश की इकोनॉमी बनती है। फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड टू रिवाइव ग्रोथ, ठीक है, फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड, ग्रोथ को पुनर्जीवित करने के लिए जितनी उसके लिए आवश्यकता है उसके हिसाब से हम अभी भी एकोमोडेटिव हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि मदद हमने आपकी रेपो रेट कम कर दी है, कम नहीं की है तो हम मदद करने तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर शक्तिकांता दास एम्फसाइज वाली बात पे ये बल डाला दैट द आरबीआई वाज रेडी टू एक्ट ऑन रेट्स वंस अ ड्यूरेबल तो आपका जो लंबा चले, जो आपका स्टेबल हो। यहाँ ड्यूरेबल का अर्थ होता है जैसे होता है जूते, बड़े बड़े ड्यूरेबल है यार ये आपके, तो ड्यूरेबल का अर्थ होता है मजबूत, जो लंबा ड्यूरेशन में चले, ड्यूरेबल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। तो शक्तिकांत दास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, दैट द आरबीआई वाज रेडी टू एक्ट ऑन, ओके, हाँ, रेडी टू एक्ट ऑन रेट्स, ये जो रेट्स है ना इसके ऊपर वो काम कर सकता है, यानी घटा सकता है। वंस अ ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन वाज साइटेड, अगर हमको एक ऐसी नजर आ जाए कि इन्फ्लेशन जो है स्टेबल हो जाएंगी और कम हो जाएगा, स्टेबल होके कम हो जाएगी। ड्यूरेबल रिडक्शन समझते हो, ऐसा नहीं कि आज कम हुए और कल परसों फिर आपके दुगने बढ़ गए। रिडक्शन और कमी, ड्यूरेबल रिडक्शन का अर्थ होता है कि इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, महंगाई में, ठीक है, आपका एक स्थायी जो है कमी हो जाए, वो अगर नजर आ जाए तो हम रेट्स में भी छूट दे सकते हैं। उनका कहने का अर्थ ये है, सुनने आया बच्चों, नहीं आया? आरबीआई वाज रेडी टू एक्ट ऑन रेट्स मीन्स, अभी समझना आपने, एक्ट ऑन रेट्स का अर्थ ही हो गया कि हम रेट को कम कर सकते हैं। कब? जब हमको एक स्थायी आपकी कीमतों में कमी नजर आ जाएगी तब। अगर नजर ही नहीं आएगी, नजर आ नहीं रही, क्योंकि उसने कहा सारे ऑब्सक्योर्ड हैं, क्योंकि चारों तरफ माहौल अनसर्टेन है, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड। फॉर नाउ हाउएवर, लेकिन फिलहाल तो प्रोजेक्शंस जो हमने एस्टिमेट बनाए हैं उनको प्रोजेक्शंस कहते हैं, रिमेन लेस देन एनकरेजिंग, लेकिन हमने जो बनाए हैं वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है, वो उत्साहवर्धक नहीं है, ठीक है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस गेन्स, राउंड ऑफ हाउस होल्ड्स फ्रॉम बना के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया, एक्सपेक्टेशन मीन्स अपेक्षाएं, और प्राइस गेन्स इन एन आरबीआई सर्वे कराता है ना, तो सर्वे में ये आया कि लोगों से राय पूछी होगी अलग अलग घरों से कि भाई प्राइस गेन्स यानी प्राइस बढ़ने के बारे में आपकी क्या वो है, तो उसने क्या बताया, शोज दैट कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन एलिवेटेड। एलिवेट का अर्थ होता है ऊंचा उठाना, ठीक है, एलिवेट का अर्थ होता है ऊंचा उठाना, इसलिए आपके जो वॉल्स में सीढ़ी लगती है उसको एलिवेटर कहते हैं। तो उन लोगों की क्या राय थी, क्या सामने आई, कंज्यूमर्स ने कहा कि उनको ऐसी उम्मीद है, ऐसी वो अपेक्षा कर रहे हैं कि नियर टर्म का मतलब अगले शायद क्वार्टर में भी
कीमतें जो हैं वो बढ़ी हुई रहेंगी। एलिवेटेड मीन्स रेज्ड, विल रिमेन रेज्ड इन द नियर टर्म। और ये जो फाइंडिंग है, ठीक है ना, दैट द आरबीआई असेसमेंट ब्रॉडली बैक्स, और आरबीआई भी इस असेसमेंट को, इस मूल्यांकन को भरोसा करता है, यानी इस पे मानता है कि उसका भी मूल्यांकन कुछ ऐसे ही है। लोग गलत थोड़ी होते हैं, लोग सही कहते हैं, हर बात सही है, कीमतें घटने वाली अभी नहीं है। आगे बढ़िए। द प्रोग्नोसिस ऑन द इकोनॉमी इज ऑल्सो वरीसम। जो इकोनॉमी के बारे में प्रोग्नोसिस का मतलब फोरकास्ट, उसकी जो फोरकास्ट है वो भी आपकी चिंताजनक है। ये जो वर्ड प्रोग्नोसिस है, ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है प्रोग्नोसिस और एक वर्ड होता है बच्चों डायग्नोसिस। थोड़ा सा फर्क है। आप किसी आदमी का टेस्ट कराते हो और टेस्ट की रिपोर्ट देख के डॉक्टर बताता है इसको ये बीमारी है, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। ये डायग्नोस से बना हुआ है। और प्रोग्नोसिस का लक्षण देख के जो आप बीमारी का अंदाजा लगाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। अच्छे डॉक्टरों के प्रोग्नोसिस में, डायग्नोसिस में देयर इज नो डिफरेंस। ये बात समझ आ जाएगी आपको, ठीक है ना आपको? देयर इज नो डिफरेंस इन दी प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ अ गुड डॉक्टर, क्योंकि लक्षण देख के आपकी बीमारी बता देगा वो। तो आप अगर बीमारी के टेस्ट होते हैं आपके ब्लड के, आपने स्कैन कराया, ये कराया, वो अल्ट्रासाउंड, उसको देख के तो कोई बता देगा, ठीक है। तो जो अभी प्रोग्नोसिस का क्या हुआ कि आपने इकोनॉमी का जो अनुमान लगाया है इकोनॉमी के बारे में, वो चिंताजनक है, ठीक है। While the RBI expects the rural economy to turn in का तो सामने लेके आना, देना, turn in a robust recovery। हालांकि वो RBI ये अपेक्षा कर रहा है जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। इट विल टर्न इन मीन्स गिव, प्रेजेंट आ रोबस्ट रिकवरी, ठीक है ना आपका। वो रोबस्ट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देगा। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और रोबस्ट का प्रयोग अपन इकोनॉमी के लिए भी करते हैं, ठीक है। टर्न इन मीन्स टू प्रोवाइड, टू प्रेजेंट, रोबस्ट रिकवरी देगा ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शॉपिंग बाई एग्रीकल्चर। ऑन द बैक मीन्स विद द सपोर्ट ऑफ, कि एग्रीकल्चर ने जोरदार सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, उत्पादन बहुत बढ़िया किया है। लेकिन ये भी अभी फिलहाल रिसेंटली चिंता का विषय बन गया, क्योंकि बहुत सारी फसलें बाढ़ों में सत्यानाश भी हो गई हैं। सब जगह नहीं हुए, लेकिन चलो फिर भी अच्छा ही है, ठीक है। तो ये इसके कारण उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि जो हमारा रूरल इकोनॉमी है वो अच्छा करेगा, ठीक है। और उसका कारण है क्योंकि उन्होंने अच्छा शो कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। बारिश अच्छी हो गई है, मानसून अच्छा हो गया है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं वो अलग बात है, ठीक है। और डिटीरियोरेशन, ये मैंने कई बार वर्ड आपको करा चुका है। डिटीरियोरेट का अर्थ होता है बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट ढंग से प्रोनाउंस करोगे तो स्पेलिंग ठीक हो जाएंगी। इसका अर्थ होता है टू वर्सन, ठीक है। इसका नाउन हो जाता है डिटीरियोरेशन। द डिटीरियोरेशन ऑफ हिज कंडीशन इज ड्यू टू, है ना आपका, हिज केयरलेसनेस। तो कंडीशन का डिटीरियोरेशन हो गया है, डिटीरियोरेट हो रही है इसका, डिटीरियोरेट, ठीक, टू वर्सन, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि कंज्यूमर के सेंटिमेंट होते हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट को समझते हो, जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनके अपने विचार होते हैं, ठीक है ना आपका। तो उनके विचार अच्छे नहीं, पॉजिटिव नहीं है, वो ये कह रहा है। वो और भी बिगड़े हैं। कंज्यूमर के सेंटिमेंट कैसे बिगड़े हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, तो आपको इकोनॉमिक्स भी अच्छी तरह समझ आ जाती है। अब क्या है कि जब लोगों को ये डर होता है कि उनके जो पैसे हैं उनको संभाल के खर्च करना है, ठीक है, तो चीज़ों की डिमांड ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या सेंटिमेंट समझ गया, सेंटिमेंट का उनकी भावनाएं, उनके मन के अंदर विचार, उनको कहते हैं सेंटिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये डिमांड कब पैदा करेंगे, जब इनको लगता है कि अरे मैं कमा सकता हूँ तो खर्च करो, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कंज्यूमर का ये लगता है अरे मैं खर्च कमाऊंगा कहाँ से, तो साधन तो खत्म हो गया कमाई के आपका, इसलिए जो मेरे पास पैसा है मैं उसको लेके बैठा रहूँ, एंड टाइम पे काम आएगा वो। तो वो चीज़ों की डिमांड कैसे पैदा करेगा, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, हाँ बच्चों, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है उसको पता है कि लोगों का सेंटीमेंट ऐसे हैं, और जो इकोनॉमी खूब ग्रो करती है ना आपका, तो खूब फायदा होता है।
खूब लोग खूब कमाते हैं, परिवार में 3-3 4-4 लोग कमा रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, उस चीज़ों की डिमांड पैदा कर रहे हैं। साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल आ रही है, एक के बाद में 3 मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, अच्छे से कपड़े आ गए, नया मकान बन गया, टीवी आ गया, बड़ा टीवी आ गया, और बड़ा टीवी आ गया। बात कर रहा हूँ आप। तो ये उन सेंटिमेंट को समझ रही है। तो इनके जो सेंटिमेंट है ये इसमें डिटीरियोरेशन आया है, उसमें अच्छा नहीं हुआ है वो सेंटिमेंट, और बिगड़े हैं। और क्यों बिगड़े हैं? आर्थिक दशा के कारण, पैंडेमिक के कारण, लोगों की जॉब नहीं रहे। हाँ, तो जोश कहाँ से रहेगा उनके पास में? तो उनके सेंटिमेंट बड़े लो हैं, ये समझा रहा हूँ आप। इन द सेंट्रल बैंक जुलाई के सर्वे में जो इनके सेंटिमेंट आए हैं, दैट अंडरमाइन का नुकसान पहुँचाना, बड़ा अच्छा बड़ा सबको आना चाहिए, 20 बार एग्जाम आया हुआ है। अंडरमाइन का तो होता है टू हार्म, ठीक है ना, टू कॉज हार्म या टू हार्म। अंडरमाइंस द प्रोस्पेक्ट्स करता है जो आपका भविष्य में प्लान है उसको, फॉर अ मोर ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल इन डोमेस्टिक डिमांड। आप समझ गए, डोमेस्टिक डिमांड का रिवाइवल नहीं होगा। जो आपकी घरेलू मांग है उसमें वो पुनर्जीवित नहीं होगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। रिवाइवल का अर्थ ये होता है, ठीक है ना, रिवाइवल पूरा पुनः किसी को पुनः जिंदा करना भी है। अब आप समझ गए मेरी बात नहीं? मैंने आपको कहा था कि अगर लोगों के सेंटिमेंट नेगेटिव होंगे तो वो डोमेस्टिक डिमांड में योगदान नहीं देंगे। तो ये उनको पता है, और जुलाई के सर्वे की रिपोर्ट में भी आया है कि लोगों के सेंटिमेंट नेगेटिव हैं एंड दे विल नॉट क्रिएट डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। एडिशनली इसके अलावा एक्सटर्नल डिमांड फेसेस हेडविंड्स फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी है। एक्सटर्नल डिमांड क्या होती है? देश के अंदर की डिमांड घरेलू डिमांड है, और देश के बाहर यानी जो अपने एक्सपोर्ट करते थे सामान, उसका भी तो यही हाल है। एक्सपोर्ट करते थे वो रुक गए हैं, कौन लेगा सामान मुझे बताओ आप। फेसेस हेडविंड्स का अर्थ होता है अपोजिट विंड। हेडविंड का अर्थ होता है, एक होती है बच्चों आपका टेल विंड, ठीक है। जैसे आप हवाई जहाज चला रहे हो, टेल विंड है, आपकी पीछे से हवा आपको धक्का दे रही है तो आपकी गति तेज हो जाएगी, और सामने की हवा है तो ये आपको प्रोग्रेस को कम कर देगी, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो ये हेडविंड उसने एक फिगरेटिवली इस्तेमाल किया है। तो एक्सटर्नल डिमांड है ना, उसमें भी हेडविंड है। हेडविंड क्यों है? फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, क्योंकि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है, ठीक है ना, वो तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही ये मंदी आ रखी है। एंड एज ग्लोबल ट्रेड श्रिंक्स, और साथ साथ में जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी श्रिंक हो रहा है, ठीक है ना, आपका वैश्विक जो आपका ट्रेड है वो भी कमजोर पड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। छोटा क्यों हो रहा है आपको पता लग गया? बताने की जरूरत नहीं है अब। अरे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा भाई, नौकरी नहीं रही, तो आपकी चीज़ों की, आपकी जो चीज़ हैं उनकी डिमांड कैसे पैदा होगी वहाँ बाहर भी? तो देश की जो डोमेस्टिक डिमांड है और एक्सटर्नल डिमांड, दोनों को बहुत धक्का पहुँच रहा है, ठीक है। और आगे क्या लिखा देखो आपको, श्रिंक का तो छोटा करना, छोटा होना होता है। ये कपड़े सिकुड़ने को भी श्रिंक कहते हैं, ठीक है। इफ आई से कि इस प्रॉफिट इज श्रिंकिंग, उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। फोरकास्टिंग अ कॉन्ट्रैक्शन मींस अगेन श्रिंक, ध्यान रखना आप, इन रियल जीडीपी इन द करंट फिस्कल ईयर। तो ये भविष्यवाणी करते हुए कि करंट फिस्कल ईयर में, अभी जो आपका वर्तमान में हमारा जो राजकोषीय वर्ष है, इसमें जो रियल जीडीपी है उसमें कमी आएगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी आना, कमी आना नहीं, ये नाउन है, कमी। उसके उन्होंने फोरकास्ट की है, भविष्यवाणी की है, ठीक है, उसको उन्होंने एस्टिमेट किया आरबीआई ने, ठीक है। हालांकि ये किया उन्होंने, लेकिन आरबीआई रादर ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिट का अर्थ होता है सामने रखना किसी चीज को, दैट एन अर्ली कंटेनमेंट। लेकिन उसने ये तो क्या कहा है उसने कि हमारे करंट फिस्कल ईयर में हमारी जो रियल जीडीपी है उसमें कमी आएगी। इसकी फोरकास्ट करते हुए आरबीआई ने एक आशावादी बात सामने रखी है। वो क्या है? पॉजिट का अर्थ होता है टू प्ले समथिंग एज अ प्रिंसिपल, सिद्धांत के रूप में सामने रखना, किसी बात को सामने रखना, पॉजिट, ठीक है। टू पुट फॉरवर्ड समथिंग फॉर डिस्कशन। तो उन्होंने ये विचार सामने रखा है दैट एंड, लेकिन ये भी आपका जो बात रखी है ना, इसमें भी कोई दम नहीं है, कारण के आगे पढ़ो तो पता लग जाएगा। दैट एन अर्ली कंटेनमेंट ऑफ द पेंडेमिक में इम्पार्ट एन अपसाइड सरप्राइज टू इट्स आउटलुक। इट्स आउटलुक मींस इकोनॉमिक आउटलुक। अब इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई ये कह रहा है कि अगर पेंडेमिक का कंटेनमेंट, इसका मतलब पेंडेमिक की रोकथाम अगर हो गई, अर्ली जल्दी रोकथाम हो गई,
तो इससे जो आपका इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है ना, उसको एक अपसाइड सरप्राइज हो सकता है, अचानक फायदा हो सकता है। बात तो सही है, लेकिन ये भी तो सर्टेन नहीं है। तभी तो कहा मैंने, चारों तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल है। क्या ऐसा अगर हो पाएगा तो इकोनॉमी सुधर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये पेंडेमिक का कंटेनमेंट का मतलब होता है उसका रोकथाम, हाँ बच्चों ध्यान रखना आप, तभी तो बने हुए ना कंटेनमेंट जोन। यहाँ बहुत सारे केस आ गए तो वहाँ कंटेनमेंट जोन बना दिया, वहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दिया आप, ठीक है। इम्पार्ट करता होता है देना, देना किस सेंस में, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, बहुत सुंदर वर्ड है हम इम्पार्ट ट्रेनिंग। इसको कोलोकेट करो, डिक्शनरी में जाके देखो आपका, ठीक है। अगर मैं मेरी कंपनी में भर्ती हुआ तो मैं कहूँगा वी विल इम्पार्ट आ 6 months ट्रेनिंग टू ऑल द न्यू एंट्रेंट्स, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये इसको कंटेनमेंट कर देंगे, इसको रोक देंगे, रोकथाम कर देंगे जल्दी, लिखा हो ना एन अर्ली, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद कर रहे तो फिर कुछ नहीं होगा। जल्दी अगर कंटेनमेंट हो जाता है इसका, पेंडेमिक का, है ना, इस महामारी का, तो इससे हमको एक अपसाइड सरप्राइज मिलेगा टू इट्स आउटलुक, मीन्स इकोनॉमिक आउटलुक, फ्यूचर में जो इसका व्यू है वो अच्छा होगा। इंटरेस्टिंगली, ठीक है, इट्स एनालिसिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक अब क्या करें बेचारे के पास, क्या करोगे आप। इकोनॉमी के 2 पहलू होते हैं बच्चों, एक माइक्रो में डिमांड की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैक्रो लेवल में एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो मोटा मोटा आपको सबको पता होना चाहिए, इतने इकोनॉमिक्स सबके समझ आना चाहिए। नेशनल इनकम का निकालना करना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनका जो एनालिसिस है ना, इट्स मीन्स सेंट्रल बैंक का एनालिसिस, उनका जो विश्लेषण है, ठीक है, आपका किस चीज़ का, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। तो वो स्कर्ट्स द पोटेंशियल चैलेंजेस। तो वो क्या कह रहा पता आपका, इस अब ये वर्ड आना चाहिए, स्कर्ट। कितने वर्ड सीखने को मिलते हैं आपको। स्कर्ट लड़कियां पहनती हो तो करती हैं, ये वो भी है। और इसका फ्रिज में तो स्कर्ट अराउंड या अराउंड भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसका अर्थ होता है किसी चीज के दाएं बाएं से निकल जाना, और इसका अर्थ आपने समझना है फिगरेटिवली, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसको लिटिल मीनिंग दूं आपको, तो आपको अगर मैं ये सुने दे रहा हूं कि दिस रोड स्कर्ट्स माय विलेज, तो क्या अर्थ हो गया इसका, ये जो रोड है मेरे गांव के चारों तरफ से निकल जाती है, अंदर नहीं जाती है, एंड डज नॉट गो थ्रू इट। अब समझ आ गया आपके। तो इफ यू स्कर्ट राउंड, या खाली स्कर्ट भी कह सकते हो, पोटेंशियल चैलेंजेस, पोटेंशियल जिनमें संभावना है, संभावित जो चुनौतियां हैं, उनके किनारे किनारे इनका एनालिसिस चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो रियल चैलेंज है उसको अवॉइड किया है। स्कर्ट का दूसरा मीनिंग आपका अवॉइड भी हो जाता है, टू अवॉइड फिगरेटिव सेंस में। अवॉइड कैसे करते हो आप, चैलेंज के बगल में से निकल जाते हो, तो मोटे मोटे बोल दिया उन्होंने ये, ठीक है आपका। पोटेंशियल चैलेंजेस दैट हाइटन्ड टेंशंस विद चाइना, और ये पोटेंशियल चैलेंज क्या क्या है, हाइटन्ड मीन्स बहुत तेज टेंशन हो रखे हैं हमारे चाइना के साथ में। और ये चाइना कौन है, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स में से एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा। एंड इन रिसेंट ईयर्स अ सोर्स ऑफ इनबाउंड फॉरेन कैपिटल, जितनी फॉरेन कैपिटल आती थी, यानी जो विदेशी विनिमय है ना, वो वहाँ से आता था, कि हम उसको बहुत सारे एक्सपोर्ट करते थे, वो भी हमको एक्सपोर्ट करता था। कुड पोज टू इकोनॉमी, पोज का मतलब होता है सामने रखना किसी चीज़ को, पोज अ क्वेश्चन, पोज अ प्रॉब्लम, कुड पोज टू द प्रॉब्लम। तो वो कह रहा है, ये देखो, ये पोज टू द प्रॉब्लम है ना, इसका सब्जेक्ट ये है, मैंने ग्रीन किया ना, पोटेंशियल चैलेंजेस, कुड पोज द इकोनॉमी, पोज टू द इकोनॉमी। तो जो पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं संभावित, जो एक इकोनॉमी को दे सकती हैं, ठीक है ना, आपका चैलेंज दे सकती है, चैलेंज खड़े कर सकती हैं, और उसके आगे उसने कारण बताए हैं, वो काहे के लिए हैं, तो उसके चैलेंज में घुसा नहीं है ये आरबीआई, बगल से निकल गया है, उसको पता है मैं क्या बताऊंगा इसके अंदर, बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। हाँ, बीच में उसने बोल दिया है कि इसके इन चैलेंजेस के अंदर खास बात क्या है कि चाइना जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर था, उसके साथ में हमारा झगड़ा है, ठीक है, उसके साथ में टेंशन चल रहे हैं, तो फॉरेन कैपिटल भी हमारी कम हो गई है, ये सब उसने बताया। पोज का मतलब समझ गया बच्चों, पोज को सामने रखना,
टू प्लेस बिफोर, टू पोज अ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बना के इनको लिखो और याद करो, ठीक है। टू पोज चैलेंजेस, तो चुनौतियाँ सामने रखना, ठीक है। पैंडेमिक हैज पोज्ड मैनी चैलेंजेस बिफोर द कंट्री, टू पोज अ क्वेश्चन, तो सामने सवाल सामने रखना, आप पोज अ क्वेश्चन। ही पोज्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप सब आना चाहिए, आप पोज अ क्वेश्चन। ही पोज्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू मी, ठीक है। द सेंट्रल बैंक हैज देयरफॉर ऑप्टेड, ये सब चीज़ों को देखकर सेंट्रल बैंक ने ये विकल्प चुना, ऑप्शनल विकल्प चुना, टू फोकस इट्स एनर्जीज, कि अपनी वो एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को किस पे फोकस करे, किस पे ध्यान देगा, ऑन ट्राइंग टू अनटेंगल, अनटेंगल का तो सुलझाना, अनटेंगल का अर्थ क्या होता है, किसी उलझी चीज को सुलझाना, ठीक है। मीनिंग सो सिंपल है, इसमें हिंदी में क्या लिखो अनटेंगल का, ठीक है। अनटेंगल द किंग्स, उन किंग्स को, किंग्स का मतलब जो चीजें बीच में मुड़ गई हैं, तो एक पाइप अगर है और उसमें किंक है, आपने पानी का नल खोला, आगे आया नहीं आया, लंबा नल था, कई जगह उसके आपके राउंड पड़े हुए थे, कॉइल्स पड़ी हुई थी, तो किसने कहा देयर आर सम किंग्स इन दिस पाइप, अगर पाइप में किंक होगा, समझ गया आपका, बीच में कोई भी बेंट एरिया, मुड़ा हुआ एरिया, ठीक है, पॉइंट, तो पानी कैसे आएगा। तो अभी उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इस पे लगा रखी है कि उन किंग को जो क्रेडिट के फ्लो को रोक रही है, हिंडर कर रही है, हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधित करना, इम्पीड करना, 20 बार आगे है वर्ड आपके, इम्पीड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है ना, इम्पीड करना, बाधित करना, इनके नाउन भी हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेडिमेंट। तो इन किंग्स में जो क्रेडिट फ्लो जो इसमें रुक रहा है उसको अनटेंगल करना, उसको अगर सुलझा देंगे तो फिर क्या होगा, क्रेडिट का फ्लो होगा। और क्रेडिट फ्लो का अर्थ है कि आपके जो अपन कहते हैं ना, आपके भैया आपका हर एक आदमी को पैसा चाहिए, ठीक है, अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसा आपके बिजनेस सर्कुलेशन में चाहिए, तो ये क्रेडिट का फ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट का फ्लो शुरू हो जाएगा। लोग काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, यानी तनख्वाह मिलेगी, डिमांड पैदा करेंगे, ठीक है, और उस डिमांड से और फैक्ट्रियाँ बनेंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाती है। एमिड मोर देन एडिक्वेट लिक्विडिटी, वो कह रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिक्विडिटी काफ़ी है, हमने बैंकों को खूब पैसा दे रखा है और उनको बोला हुआ है, लिक्विडिटी कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, लैंडर्स वेरी हो रखे हैं, वेरी मतलब सावधान, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हम पैसा दे रहे हैं, ये कौन है, लैंडर कौन है, बैंक है। वेरी मीन्स कॉशियस, वो कॉशियस हो रखे हैं, चौकने हो रखे हैं, चेरी हो रखे हैं, ठीक है, चेरी वेरी कॉशियस से बोला तो तीनों वर्ड याद हो जाएंगे आप। लैंडर्स मीन्स आपके वो बैंक जो लोन दे रहे हैं, एंड सीवियरली स्ट्रेस बोरोवर्स, ऐसा नहीं है कि लोन देने वाले ही परेशान हैं, वो तो चौकन्ने हैं, पता नहीं पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, है। और दूसरे सीवियरली स्ट्रेस बोरोवर्स, जो उधार लेने वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। सीवियरली मीन्स स्ट्रिक्टली, सीरियसली, उन पर स्ट्रेस दबाव है। समझ गए कि क्या हालत बनी हुई है हमारी, देखो आप, द रीस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशन, उसको वापस एक दोबारा ढंग से बनाना, लोन को रीस्ट्रक्चर करना, रिजोल्यूशन करना, एक नया वो अपना लोगों को अपना वो दें कि हमने ये तय किया है। एंड एनहांस गोल्ड लोन प्रपोजल्स, मूटेड मीन्स प्रपोज्ड, या मूट का अर्थ है, मूट के बहुत सारे अर्थ और बताऊंगा आपको, इसका एक मीनिंग है टू प्रपोज, ठीक है ना। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी का, आपको बताता हूँ। ये सब आरबीआई ने कहा है हम ये कर रहे हैं, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एक नया रिजोल्यूशन लोगों को बता रहे हैं कि हमारे ये प्रण है, और गोल्ड लोन्स के प्रपोजल को एनहांस कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा भी होगा शायद, पहले गोल्ड लोन पे 75% पैसा मिलता था, ठीक है, तो अभी आरबीआई ने बोला है बैंकों को कि गोल्ड पे आप इनको 90% पैसा दो, क्योंकि कोई गिरवी मकान गिरवी रखे लोन दे ही नहीं रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जैसे हालत हो जाएगी सब प्राइम क्राइसिस की, ठीक है, कि मकान ही नहीं बिकेंगे तो गोल्ड तो बिक ही जाएगा। अभी आजकल कीमत तो धनाधन बढ़ती जा रही है, 55,000 हो चुका है, आने समय 60-70 भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये आरबीआई ने इनका प्रपोज किया है, कैसे इनका आप गोल्ड, इनको गोल्ड का लोन दो, ठीक है। और इसे ये भी आपको महसूस होना चाहिए कि भैया हालत ख़राब है, क्योंकि एक यही चीज़ है जिससे पैसा मिल सकता है, वो है आपका गोल्ड। बाकी तो ज़मीन फमीन की पता नहीं कीमत रहेगी नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। कहा नहीं है उन्होंने आपको, ये तो गोल्ड लोन के लिए क्यों कहते हैं आप, बाय द आरबीआई एक्नॉलेज
इससे वो इस बात को मानते हैं, द शेयर स्केल का तो बहुत बड़ा स्केल, शेयर के बहुत सारे अर्थ हैं, फिर कभी बताऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा अदरवाइज मेरे को, लेकिन शेयर स्केल का मतलब बहुत बड़ा पैमाना ऑफ द पेंडेमिक डिवास्टेशन, कि इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने कितना विनाश फैलाया है। इस बात से आप, ये आरबीआई ने माना इस बात को, नहीं मानता तो कभी नहीं कहता कि आप गोल्ड लोन बढ़ाओ, इनका गोल्ड लोन ज़्यादा दो, इनको गोल्ड पे लोन 90% तो दे दो, क्योंकि उनको पता है अभी 90% दे देंगे, बाद में भाव बढ़ जाएंगे। तो एक ही सेफ चीज़ है कि बैंकों का पैसा डूबेगा नहीं, और मकान ज़मीन अगर दूसरी चीज़ों पे दिया तो पैसा डूब भी सकता है। तो इसलिए इसको माना, एक्नॉलेज का मतलब मानना होता है, एडमिट करना होता है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका मीनिंग पावती देना होता है कि आपको मैंने पार्सल भेजा, मिल गया आपको, मैंने कहा प्लीज एक्नॉलेज रिसिट। एक्नॉलेज का अर्थ दूसरा अर्थ होता है रिकग्नाइज, और या फिर टू एडमिट, ये इसका मीनिंग होता है। ये वर्ड ठीक है, हाँ, इसमें जेड नहीं आएगा, मैं इसको डाल देता हूँ डिक्शनरी में, ISE लगाना हमने, ठीक है। इफ आई से द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस दैट इंडिया इज एंड, पता नहीं अब कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, काश कह पाएँ जल्दी अपने देश के लिए। दुनिया मानती है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑन द फाइनेंसेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, किसी को नहीं छोड़ा इस पेंडेमिक में, सबकी जो वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंसेस का वित्तीय व्यवस्था, फर्म्स की हो या हाउस होल्ड की, घर की हो, सबका उसने विनाश कर दिया, डिवास्टेशन कर दिया। डिवास्टेट कर होता है, ठीक है ना, आपका बर्बाद कर देना, डिवास्टेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो फ्लड्स हैव, देखो क्या हाल है चारों तरफ, देखो फ्लड्स हैव डिवास्टेटेड एंटायर एरिया, पूरे एरिया का उसने सत्यानाश कर दिया है। आसाम, केरला, साउथ, ओ माय गॉड, बंगाल भी। अ डिवास्टेटिंग फायर, ऐसे कोलेक्शन बनाया कर बच्चों, एक विनाशकारी आग, ठीक है, डिवास्टेटिंग फायर, इट विल हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, माय गॉड। सब कोलोकेट किया करो शब्दों को, तब आपको आएगा। तो इस सब बातों से पता लग रहा है कि अदर आरबीआई कभी नहीं कहता कि सोने पे लोन दो इनको, और लोन भी ज़्यादा दो, 75%, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने कहीं और रिपोर्ट पढ़ी है, तो कि 75% के बजाय आप इनको 90% दो। अब आप समझ गए नहीं क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि बाकी में तो भरोसा ही नहीं है, पैसा भी आपका आएगा वापस नहीं आएगा। वो कहेंगे बेच लो मकान भी, मैं क्या करूँगा, पैसे मेरे पास है नहीं देने के लिए, मकान बिकेगा नहीं, फिर क्या करोगे, तो बैंक डूब जाएंगी सारी। आप अमेरिका में ऐसे ही तो इसको, इसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस, इसके बारे में पढ़ना कभी नेट में निकाल के कि व्हाट इज सब प्राइम क्राइसिस। मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं है आपको सब प्राइम क्राइसिस के बारे में पूरा लेक्चर दूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आरबीआई ने जब ये बातें की कि हम ऐसा कर रहे हैं, लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, पैसे को एक नया रेजोल्यूशन आपको दे रहे हैं, गोल्ड लोन्स के एनहांस प्रपोजल मूट कर रहा है, आरबीआई प्रपोजल रख रहा है, ठीक है। ये इस बात पे मुकारा भरते हैं या हाँ भरते हैं, मानते हैं कि पेंडेमिक के कारण फर्मों के यानी कंपनियों के और हमारे घरेलू फाइनेंसेस, उनकी वित्तीय व्यवस्थाओं को किस तरह से उसने डिवास्टेट किया है, उसने उनको नष्ट कर दिया है, ठीक है। द ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। The onus is now on you. Now it is your responsibility. The onus now is on Governor Das to ensure that the stability of the financial sector is safeguarded. ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नर दास साहब की है। उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस सेक्टर की है, इनका जो इसका स्थायित्व है उसको सेफ गार्ड किया जाए, उसकी सुरक्षा किया जाए। इवन एज लोन टर्म्स आर रीसेट, हालांकि लोन टर्म्स को रीसेट किया जा रहा है, उसको रीसेट का रिस्ट्रक्चर करना, टू प्रोटेक्ट अदरवाइज वाइबल बिजनेसेस, ताकि जो बिजनेसेस हैं जो वाइबल हैं, वाइबल का अर्थ होता है जो चल सकते हैं, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एनी हार्म टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई भी हार्म होगा, ठीक है ना,
रिस्क होगी, हाँ रिस्क होगा, तो ये क्या करेगा, दिस विल अंडरमाइन द इकोनॉमी एज अ होल। तो वो पूरी इकोनॉमी को एज ए होल यानी संपूर्ण इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये शक्तिकांता दास साहब का ऑनस है। तो ऑनस इज ऑन हिम दैट ही शुड इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस सेक्टर इज मेंटेन। ठीक है, जो भी आपने करना लॉन्ग टर्म्स के बारे में रीसेट करो, कुछ करो, और जो बिजनेस चल सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करो। और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई भी नुकसान पहुंचेगा, उसमें कोई रिस्क होगी, तो पूरी इकोनॉमी को उसका नुकसान होगा। अंडरमाइन कर, मैंने ऊपर भी आया था ना अंडरमाइन वर्ड, अंडरमाइन कर दो टू हार्म, अंडरमाइन का होता है टू हार्म। ठीक है, नुकसान पहुंचाना, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो पूरी इकोनॉमी को नुकसान होगा, ये इसका मीनिंग हो गया। आई होप कि आपको अच्छा समझ आया। थोड़ा लेट हो गया था मैं, ठीक है, फिर भी मैं आज की तारीख में इसको पूरा करना चाहता था। आई होप कि आपको ये पढ़ के समझ आया होगा। और ये पढ़ते रहने से आपके एग्ज़ाम में, चाहे बैंक में हो, और आजकल SEC के अंदर भी लंबे लंबे पैसेज आ रहे हैं जब से इसका टाटा वालों का हुआ है ये एग्ज़ाम का। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। डिक्शनरी के बैठें, दोबारा शब्दों को देखें, ये सब ठीक करें। ठीक है बच्चों, तो चलो, पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया, मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आपके लगातार वीडियोस आएंगे। ठीक है, वोकैब की भी डालूंगा, मेरा शायद ऐप भी बन जाएगा। तो ऐप में अभी शायद आपका थोड़ा सा टाइम है, ऐप आ जाएगा, उसके बाद में फिर मैं आपको इसकी लाइव क्लासेस भी शुरू कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।